रिएक्शंस हमने देखे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन हाइड्रोकार्बन। तो बहुत ही सिंपल सा रीजन है, 11 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि अल्कीन हाइड्रोकार्बन में से हम लोग किस तरह से बना सकते हैं हेलो अल्केन। तो उसके अंदर सबसे पहला है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो हम लोग सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH4 मीथेन। CH4 का अगर हम लोग करें क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन किया जाता है या तो सनलाइट की प्रेजेंस में या तो फिर लिख लो आप, थोड़ा सा हीट दे दो, बराबर है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्लोरीनेशन जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, वहां पर एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो -HCl we get CA3Cl, बराबर है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड। अगर इसके आगे रिएक्शन करें, क्लोरीनेशन करेंगे, बराबर है, सो -HCl एक हाइड्रोजन वापस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरीन से, तो हमें क्या मिलेगा CH2Cl2, अगेन क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNu -HCl, क्या होगा CHCl3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। यहां पर लिख सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, बराबर। और आगे इसका रिएक्शन करेंगे लास्ट स्टेप के अंदर, क्लोरीनेशन -HCl, क्या मिलेगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बराबर। तो ये रिएक्शन तो किया हुआ है। इसके अंदर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि व्हेन वी गो फॉर द क्लोरीनेशन प्रोसेस ऑफ मीथेन, अल्टीमेटली वी ऑब्टेन a mixture of CA3Cl, CH2Cl2, CHCl3 and CCl4। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिक्सचर मिल रहा है, कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, वी आर गेटिंग सम मिक्सचर, बराबर। सारे के सारे प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो वो हमें अगर एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है तो क्या कर सकते हैं, वो भी हमें देखना है कि अगर हमें मिथाइल क्लोराइड पे ही काम रोक देना है और आगे बढ़ना नहीं है, तो देखो कि इसके अंदर जनरली अगर मैं ऐसे लिखूं कि ऑप्शन ए CH4 क्लोरीनेशन और मुझे सिर्फ CA3Cl चाहिए यानी क्लोरोमीथेन, बाकी सारे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बराबर है। और दूसरा एक केस है जहां पर मैं लिखूं CH4 + Cl2 और मुझे चाहिए सिर्फ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बराबर है। तो बताओ मुझे कि इन दोनों के अंदर अगर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए या तो सिर्फ ये प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, सोचो। देखो अब यहाँ पर मीथेन का क्लोरीनेशन करवा रहा है, यहाँ पर भी मीथेन का क्लोरीनेशन करवा रहा है। अगर आपके पास क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में हुआ, बराबर है, तो क्लोरीन आपको एक्सेस अमाउंट में मिलता ही रहेगा, तो क्लोरीनेशन मीथेन का होता ही रहेगा बार बार। तो क्लोरीन अगर आप एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा CCl4, यानी कि एंड प्रोडक्ट तक जाएगा। एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन लेने का मतलब है ये पहले मिथाइल क्लोराइड बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये क्लोरोफॉर्म, फिर CCl4, तब टू एंड वी ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर आपको ये मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो आपको क्लोरीन जो है वो एक्सेस में लेना पड़ेगा, बराबर। लेकिन अगर आपको मिथाइल क्लोराइड चाहिए तो आपको एक्सेस में क्या लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक एन एक्सेस मीथेन। अगर आप मीथेन को एक्सेस में ले लेते हो, बराबर है, और क्लोरीनेशन जो क्लोरीन है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन, तो क्या होगा कि एक बार क्लोरीनेशन हो जाएगा, उसके बाद आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा नहीं करेगा, लेकिन बाकी सारे जो है बाय प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कम मिलेंगे। मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, CA3Cl। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक फंडा है कि अगर आपको
मेजर प्रोडक्ट जो चाहिए वो CH3Cl चाहिए, देन यू गो फॉर द एक्सेस ऑफ अल्केन हाइड्रोकार्बन, बराबर है। और अगर आपको मेजर प्रोडक्ट के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए, देन यू गो फॉर द एक्सेस ऑफ क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट जो है अब इसके अंदर हमारे पास एक और चीज रहती है कि भाई रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, बराबर। हैलोजन की रिएक्टिविटी कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? तो हैलोजन के अंदर देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? क्लोरीन, बराबर है। क्लोरीन जो है डार्क में भी रखो तो भी क्लोरीन यहाँ पर रिएक्ट कर देता है, तो क्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, बराबर है। क्लोरीन के बाद यहाँ पर थोड़ी सी सनलाइट मिलेगी तो क्लोरिनेशन हो पाएगा, बराबर है। थोड़ा सा टेम्परेचर के साथ अगर हम लोग उसको लाइट दे दे तो क्लोरीन, और उसके बाद आएगा हमारा ब्रोमिनेशन। आयोडीनेशन के लिए टेम्परेचर काफी थोड़ा ज्यादा चाहिए, बराबर है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयोडीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, बराबर। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड टेम्परेचर। अच्छा, दूसरा यहाँ पर है कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो जनरल केस के अंदर अगर हम लोग को एक सिंपल सा मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल लूं, बराबर, जैसे कि यहाँ पर मैं ले रहा हूं यहाँ पर कि भाई CH3 CH2 CH2 CH3, बराबर, दैट इज कॉल्ड N-ब्यूटेन। इसका हमें क्या करना है? क्लोरिनेशन। और अगर यहाँ पर क्लोरिनेशन कर रहे हैं तो क्लोरिनेशन करने के लिए कहाँ कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है आप देखो। तो बेटा ये फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है दैट इज प्राइमरी कार्बन, और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन एटेच है वो कौन से है? प्राइमरी हाइड्रोजन है। यहाँ पर बीच में जो दोनों है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, एंड हाइड्रोजन विल बी सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा टर्मिनल में से कोई एक, तो क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 Cl, यानी कि अगेन CH2 एंड Cl। तो यहाँ पर मिलेगा क्या हमें? 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या मिलेगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन। और अगर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर CH3, अगर ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करवा दो तो आपको क्या मिलेगा? ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज कॉल्ड 2 क्लोरो ब्यूटेन, बराबर है। अगर परसेंटेज कैलकुलेशन अगर हम लोग ना जाए तो ये जो है वो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलती है, और यहाँ पर माइनर। ब्यूटेन का जब हम लोग क्लोरिनेशन करेंगे, बराबर, तो मेजर कौन सा मिलेगा बताओ? टू क्लोरोब्यूटेन जो है वो हमें मेजर प्रोडक्ट मिल रही है, बराबर। एप्रोक्सीमेशन में 70-30 का रेशियो है। अगर आप लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा सोचो कि मेजर प्रोडक्ट तो जनरली क्या होता है 60 to 70%, लेकिन ये 70%, यहाँ पर समझ लो कि ये 30% जितना मिल रहा है। तो इसके ऊपर से क्या हम लोग लिख सकते हैं? रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, बराबर। तो आप देखो कि यहाँ पर सेकेंडरी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हुए जो प्रोडक्ट मिल रही है दैट इज मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या है? टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, यानी कि टर्शियरी हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन, फिर प्राइमरी हाइड्रोजन। सो दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन जनरल केस। हर बार ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, बराबर है, अल्केन के ऊपर भी और हैलोजन के ऊपर भी। हैलोजन का नेचर कैसा है? क्लोरिनेशन करवा रहे हो, ब्रोमिनेशन करवा रहे हो, या तो आयोडीनेशन करवा रहे हो, इसके ऊपर से इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेंज हो सकता है। ओके, तो यहाँ तक का कंटेंट हमने कंप्लीट किया। अभी आगे देखो, ओके, नाउ वी आर प्रोसीड टुवर्ड्स द मैकेनिज्म पार्ट, बराबर है। तो यहाँ पर लिखा है कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो मेन स्टेप हमारा कौन सा है कि भाई CH4 उसका क्या करवा रहा है? क्लोरिनेशन, बराबर। तो क्या मिल रहा था? CA3Cl,
और HCl, बराबर। अब 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमने इसका मैकेनिज्म पार्ट पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनिशिएशन। क्या कहेंगे? इनिशिएशन। यानी कि इसके अंदर जो हम लोग लेते हैं क्लोरीन क्लोरीन, उसके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। होमोलाइटिक फिशन में भी देयर, होमोलाइटिक फिशन में क्या होगा हमेशा कि भाई ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? फ्री रेडिकल Cl डॉट Cl डॉट, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, बराबर। तो ये हुआ इनिशिएशन। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है बेटा? प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या? ये फ्री रेडिकल अब क्या करेगा? मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर है हमारे पास CH4 और यहाँ पर है Cl डॉट, बराबर। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमें क्या मिल रहा है? तो इस तरह से हमारा एक कंपाउंड मिलेगा। यहाँ से क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर अलग हो जाएगा तो बनेगा HCl, और नया फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड CH3, बराबर। रिएक्शन जो है इसी तरह से हो रहा है। यहाँ पर फ्री रेडिकल कौन सा जनरेट हो रहा है? मिथाइल CH3 डॉट और यहाँ पर HCl। तो क्लोरीन ने यहाँ पर अटैक जब किया तो हमें ये मिला, बराबर। अब अगर आप लोग ऐसा भी तो सोच सकते हो कि यहाँ पर CH3Cl, बराबर, CH3Cl और फ्री रेडिकल के फॉर्मेट में H भी बन सकता है, बराबर। लेकिन इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रोसीड करता है वो भी आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी मेन प्रोडक्ट जो है वो CH3Cl है। तो अभी हम लोग प्रोपोगेशन के बारे में सोच रहे हैं। प्रोपोगेशन के अंदर फिर से बता रहा हूं मैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया हमने? इनिशिएशन, बराबर। क्लोरीन होमोलाइटिक फिशन विल बी देयर और क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। दिस फ्री रेडिकल अटैक ऑन द मीथेन मॉलिक्यूल, बराबर। मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर जब हम लोग अटैक करवाएंगे, सो वी हैव टू प्रोबेबिलिटीज, वन दैट इज CH3 plus HCl, that is free radical, और CH3Cl और H ऐसे बन सकता है, बराबर। अभी आप देखो कि आगे इसके अंदर क्या हो सकता है। तो CH3 डॉट जो है, बराबर है, वो वापस क्या करेगा? CH3 क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, बराबर है, उसके ऊपर वापस वो अटैक करने जाएगा। और यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन में होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है। तो ये जो फ्री रेडिकल बनता है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और हमें मिलेगा CH3Cl, बराबर है, प्लस क्लोरीन। ये क्लोरीन जो है वापस अटैक करेगा कहाँ पर? मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर, वापस ये फ्री रेडिकल मिलेगा, बराबर। ये हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, बराबर। तो CH4 जो है उसके ऊपर अटैक करके CH3 डॉट, वापस ये जो CH3 डॉट है अगेन क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो CH3Cl एंड क्लोरीन। तो ये जो है इस हमें यहाँ पर मिल रहा है CH3Cl और क्लोरीन, इस तरह से मिल रहा है। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट मिल रहा है। टर्मिनेशन स्टेप में क्या हो रहा है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता था, यहाँ पर जाने की जरूरत ही क्या थी? आपने मिथाइल रेडिकल बनाकर वापस क्लोरीन के ऊपर अटैक करवाया, तब जाकर आपको CH3Cl मिल रहा है। यहाँ पर तो सेकंड स्टेप में ही जब आप प्रोपोगेशन का स्टेप कर रहे थे, तभी आप अगर ये रिएक्शन कंसीडर कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो इसके पीछे का कोई लॉजिक होना चाहिए, बराबर है। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो सारी की सारी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस तरह से ही इसको एक्सप्लेन करें। इसके पीछे कहानी रहती है कि इसके पीछे एनर्जी भी एसोसिएट होती है। तो एनर्जी एसोसिएशन के अंदर, बराबर है, एनर्जी एसोसिएशन में क्या आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी, बराबर है, एक्टिवेशन एनर्जी जो रहती है वो ये वाले स्टेप के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कम रहती है, बराबर है, और इसलिए ये पाथ फॉलो होता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है थोड़ा सा डिटेलिंग में आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे, लेकिन इतना मान के चलो कि एनर्जी जितनी कम होगी उतना इजीली वो पाथ क्या हो जाएगा? फॉलो करेगा। कोई भी मैकेनिज्म जो है ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज लो, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन अकर्स एंड दिस रिएक्शन डज नॉट अकर। तो बाकी जो डिटेलिंग है वो हम लोग सीखेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पर जो है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, इतना मान के चलो। यहाँ पर जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है। तो कम एनर्जी वाला पाथ जो है वो फॉलो होता है, एंड दैट्स व्हाई वी ऑब्टेन
Ca3 as a free radical attacking on the chlorine molecule and converting into Ca3Cl and Cl dot। तो ये फ्री रेडिकल जो बना वो वापस नए मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, वापस से ये होगा रिएक्शन नंबर 1 होगा, वापस से रिएक्शन नंबर 2 होगा, इस तरह से रिएक्शंस चलते रहेंगे और आपको क्या मिलता रहेगा, मिथाइल क्लोराइड, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। ओके, और लास्ट स्टेप जो है हमारा दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो Cl वो फ्री रेडिकल कंबाइन हो सकते हैं और Cl2 बना सकते हैं, या तो Cl जो है उसके साथ CH3 जो है कंबाइन हो सकता है और हमें क्या दे सकता है Ca3Cl, सो दैट इज टर्मिनेशन। और अगर दोनों मिथाइल रेडिकल जो है वो कंबाइन हो जाए तो कुछ प्रपोर्शन के अंदर हमें क्या मिल सकता है, इथेन भी मिल सकता है। ओके, तो फिर से हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में हुआ क्या। फर्स्ट स्टेप दैट इज इनिशिएशन, यानी कि फ्री रेडिकल जनरेट हुआ इसके अंदर बाय होमोलिटिक फिशन। इन सेकंड स्टेप प्रोपोगेशन, क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक ऑन मीथेन, okay, and it is converted into CH3 dot plus HCl due to less activation energy। CH3 जो है वो फ्री रेडिकल वापस क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा और वो वहां से क्लोरीन ले लेगा। देख लो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जुड़ के क्या बना देगा, CH3Cl और Cl3 हो गया। वापस क्लोरीन जो है मीथेन के ऊपर अटैक करेगा, ये स्टेप वापस ये स्टेप ये चलता रहेगा, दैट इज चेन रिएक्शन। टर्मिनेशन में प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि दो क्लोरीन कंबाइन होकर Cl2 बना सकते हैं, एक Cl एक CH3 रेडिकल कंबाइन होकर CH3Cl बनाएगा और दोनों CH3 कंबाइन होकर क्या बना सकता है, CH3Cl3। सो दैट इज ऑल अबाउट द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मैकेनिज्म, बराबर है। अब एक छोटा सा जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, बराबर है, वो बेसिकली रिएक्टिविटी के ऊपर है और सिलेक्टिविटी के ऊपर। नाउ इन हैलोजिनेशन प्रोसेस में अगर हम लोग थोड़े से टिपिकल केस अगर कंसिडर करें तो अब तक जो हमने सीखा उसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था, हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन के अंदर सब्स्टिट्यूशन के अंदर रिलेटिव सब्स्टिट्यूशन रेट ऑफ हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी, फिर सेकेंडरी एंड प्राइमरी। लेट अस टेक वन एग्जांपल, ये है हमारा प्रोपेन, बराबर है। तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है प्रोपेन, उसका जब हम लोग क्लोरिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होगा, आप जरा ध्यान से देखो, ये टर्मिनल वाला हाइड्रोजन जो है वो कौन सा है बेटा, प्राइमरी हाइड्रोजन, और बीच में जो है बड़ा वो कौन सा हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो यहां से अगर ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ देन वी गेट 1 क्लोरोप्रोपेन, और अगर ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ तो हम लोगों को मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। So that is all about 1 chloropropane plus 2 chloropropane. In this reaction, consider the percentage of the reaction mixture. That is 45% हमें मिल रहा है 1 chloropropane, 55% हमें मिल रहा है 2 chloropropane। यानी कि सेकेंडरी हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस ज्यादा है, बराबर है। और इसलिए हमें ये जो कैलकुलेशन है इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है कि 55% जो है वो 2 chloropropane मिल रहा है। तो ये ऑर्डर फॉलो होता है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हाइड्रोजन के अंदर। लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजिनेशन का रेट है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक अल्केन हाइड्रोकार्बन कौन सा है, उसके अंदर टाइप ऑफ हाइड्रोजन कौन से है, कितने हैं, बराबर है। और दूसरी बात हैलोजन का नेचर कैसा है। तो ये इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्लोरिनेशन करवा रहे हैं 2 मिथाइल प्रोपेन का, इसका क्लोरिनेशन करवा रहे हैं यहाँ पर हम लोग 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन है दोनों जगह पर, 2 मिथाइल प्रोपेन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस रिएक्शन क्लोरिनेशन अकर्स, तो ये तीनों हाइड्रोजन जो है दैट इज 1, 2 and 3। तो प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हैं, 9, बराबर है। और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो टर्शियरी हाइड्रोजन है,
बराबर। टर्सरी हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास है 1। फिर से ध्यान दीजिए, इस एग्जाम्पल के अंदर प्राइमरी हाइड्रोजन हमारे पास है टोटल 9 और टर्सरी हाइड्रोजन है 1, बराबर। अगर हम लोग सिंपल लॉजिक से जाए तो टर्सरी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन का रेट सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब कि इसके अंदर टर्सरी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा और वहां पर क्लोरीन हो अटैच हो जाए, वैसी प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन लुक एट दैट, यहाँ पर आपको ये जो प्रोडक्ट मिल रही है दैट इज 1 2 3 यानी 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन दैट इज ऑब्टेन इन 63%। कितनी मिल रही है हमें? 63%, बराबर। और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि टर्शरी हाइड्रोजन को रिप्लेस किए हुए जो प्रोडक्ट मिली है दैट इज ओनली 37%। तो ये कुछ डिपेंड करता है सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी के ऊपर। यहाँ पर हमारा जो क्लोरीन जो है वो इस ट्रेंड से आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पर एक ऑर्डर है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड नीट एग्जाम। बाकी NCERT में ये नहीं इतना डिटेल में गिवन है, यहाँ तक आप कर लोगे, इट इज ओके विद NCERT। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो देन यू हैव टू फोकस हियर कि यहाँ पर जो टर्शरी हाइड्रोजन और प्राइमरी हाइड्रोजन जो है, क्लोरीन एट 290 केल्विन टेम्परेचर, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इसका कुछ डेटा इस तरह से है कि टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में 5:3.8:1 और ब्रोमीन के केस में कौन सा होता है बेटा? 1600:82:1। सबसे पहले क्लोरीनेशन की बात करें हम लोग तो क्लोरीन जो है ना बेसिकली वो कैसा है मालूम है? क्लोरीन है वो रिएक्टिव है, अंदर जाएगा, बिट जाएगा, बराबर है, और सब्स्टिट्यूशन कर देगा। इट इज रिएक्टिव, क्लोरीन सिलेक्टिव नहीं है, बराबर। क्लोरीन को क्या मिल रहा है? तो क्लोरीन आप देखिए कि प्राइमरी हाइड्रोजन उसको कितने मिल रहे हैं? 9। तो आप देख सकते हैं कि 9 प्राइमरी हाइड्रोजन ये है तो 9 into 1, तो क्या आंसर आ रहा है? 9 आ रहा है। टर्शरी हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास कितने? 1 into 5 दैट इज 5, तो 9 इज ग्रेटर देन 5। इसलिए आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रही है वो आप देखो कि क्लोरीन प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए जो प्रोडक्ट दे रहा है दैट इज इन मेजर प्रोपोर्शन, बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेशियो के हिसाब से हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन टोटल 9 है और इसलिए उसका आंसर आपको क्या करना है? 9 into 1 कर लो, तो दैट इज 9। 1 into ये टर्शरी हाइड्रोजन 5 है तो इसका आंसर आएगा 5। और यहाँ पर 9 इज ग्रेटर देन 5, दैट्स व्हाई वी हैव द सब्स्टिट्यूशन एट फर्स्ट हाइड्रोजन यानी कि प्राइमरी हाइड्रोजन दैट इज 63% और टर्शरी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता हो वैसी प्रोडक्ट हमें मिलती है सिर्फ 37%। लेकिन ब्रोमीन के केस में ऐसा नहीं है, ब्रोमीन के केस में बिल्कुल उल्टा है, बराबर। यहाँ पर भी आप देखो कि टर्शरी हाइड्रोजन जो है हमारे पास एक ही है, प्राइमरी हाइड्रोजन 9 है, दोनों के केस में वो तो सिमिलर है। और ये जो होता है वो किस कौन सा टेम्परेचर पे होता है? 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बराबर। यहाँ पर आप देखोगे तो ब्रोमीन जो है सीधा अटैक करेगा कहाँ पर? टर्शरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वो वाली प्रोडक्ट जो हमें मिल रही है, ये वाली प्रोडक्ट, इट इज 99%, ऑलमोस्ट 100% ये प्रोडक्ट हमें मिलती है। और प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हुई जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मिलती है, बराबर। तो ब्रोमीन की रिलेटिव सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन रेट जो है वो कुछ इस तरह से 1600:82:1, बराबर। ओके, सो इन दैट केस लॉजिक कैसे बैठेगा? आप देखो कि यहाँ पर ब्रोमीन के अंदर हमारे पास ये जो टर्शरी हाइड्रोजन है दैट इज 1 into 1600, बराबर है, और 9 into 1 दैट इज 9, सो इट इज मच मोर बिगर वैल्यू एंड दैट्स व्हाई ब्रोमीन जो होता है वो सिलेक्टिव होता है। ब्रोमीन अगर उसको सबसे पहले टर्शरी हाइड्रोजन मिलता है तो उसी के साथ रिएक्ट करेगा, बराबर है। क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है, क्लोरीन रिएक्टिव है और ब्रोमीन सिलेक्टिव रहता है, बराबर है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है अगर ब्रोमीन और क्लोरीन हो जाए तो दोनों के अंदर वेरिएशन आ जाता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। बाकी जनरल केस स्टडी के अंदर आपको ये याद रखना है कि टर्शरी हाइड्रोजन
इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, एंड हेलोजन की केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बराबर। तो यहाँ पर हमारा वो टॉपिक खत्म हो रहा है। इसके बाद एक और चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसको कहते हैं आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन के अंदर, आयोडीनेशन में सबसे पहले किसका एग्जाम्पल ले, चलो CH4 यानी मीथेन, मीथेन का आयोडीनेशन करना है, बराबर है, यानी कि I2, मीथेन का क्या करेंगे, आयोडीनेशन यानी इन द प्रेजेंस ऑफ I2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है, ये 11th में भी थी आपकी, बराबर है। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3I प्लस HI, लेकिन इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि इट इज रिवर्सिबल, बराबर। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि HI जो है, बराबर है, वो वापस क्या करेगा, यहाँ पर CH3I को वो कन्वर्ट कर सकता है वापस मीथेन के अंदर, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब तक हमारे पास HI है तब तक ये प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि हमारा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मिलेगा, यानी कि ये जो आयोडोमीथेन है उसका प्रोपोर्शन कम मिलेगा हमें, बराबर है। इसका मतलब कि हमें HI को as soon as possible रिमूव करना पड़ेगा। That's why according to Lee-Chatterley principle the reaction carry forward in which direction, forward direction, बराबर है। तो ऐसा करने के लिए जनरली कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज होते हैं, तो आप देखो HiO3, बराबर है, HNO3, बराबर, और भी यूज होते हैं, लेकिन these are the powerful oxidizing agent to crack this situation, बराबर है। अगर आप यहाँ पर इसका रिएक्शन करवा दो, HI का रिएक्शन, बराबर है, HI का रिएक्शन आप किसके साथ करवा दोगे, यहाँ पर HiO3 के साथ करवा दो, HiO3, तो आपको सामने क्या मिलेगा, आयोडीन, बराबर, I2 प्लस H2O, और इसको अगर हम लोग बैलेंस करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर 3I2 6, तो ये, हाँ, तो ये 5HI, तो आप देख लो ऑक्सीजन में बैलेंस हो रहे हैं, 5HI प्लस HiO3 इट इज 3I2, 3 2 6, यहाँ पर भी 6 आयोडीन हो गए, ऑक्सीजन 3 हो गए, हाइड्रोजन भी 6 हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HiO3 का यूज करके हमने आयोडीन जो है I माइनस, यानी इसको क्या कर दिया, दैट इज -1, -1 से ये हुआ 0, -1 से 0 का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये हो गया ऑक्सीडेशन, बराबर है। तो इसकी हेल्प से हमने क्या करवा दिया, उसको ऑक्सीडाइज करवा दिया, एंड दैट्स व्हाई जैसे जैसे HI रिमूव होता जाएगा विद दिस प्रोसेस, then we obtain the CH3I in a major proportion. Okay, so that is all about the iodination.